हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का काव्य खंड का 5th चैप्टर नागार्जुन द्वारा लिखित फसल। इससे पहले नागार्जुन द्वारा लिखित एक दंत ऋतु मुस्कान हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे फसल। फसल अर्थात फसल को पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? किसान और साथ ही साथ प्रकृति। तो उन्होंने कवि ने कविता के माध्यम से प्रकृति और मनुष्य अर्थात किसान दोनों के सहयोग की बात की गई है, क्योंकि फसल बिना सहयोग के नहीं हो सकता। अगर प्रकृति रह के भी क्या करेगी जब किसान मेहनत ही नहीं करेगा, और किसान मेहनत करके ही क्या करेगा जब प्रकृति साथ ही नहीं देगी। ठीक है, तो इसमें दोनों के सहयोग को स्पष्ट करते हुए कवि क्या कहता है? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कवि प्रकृति और मनुष्य दोनों के पारस्परिक सहयोग को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रकृति फसल को तैयार करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई नदियों का पानी का जादू है। मतलब कि किसी भी फसल को तैयार करने के लिए किसी एक नदी का पानी नहीं, दो नदी का पानी नहीं, कई नदियों का पानी बहकर आता है, तब जाकर कोई फसल तैयार होती है। तो कहते हैं कि एक नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी जितना जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कवि कहते हैं, सबसे पहले तो पानी के बारे में बताया। क्या बताया है कवि ने पानी के बारे में? कि किसी भी फसल को पैदावार करने के लिए, तैयार करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई नदियों के पानी का जादू है। अर्थात कई जगह के पानी के जो जल होता है उसका सिंचाई का, उसी के जल से सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है लाख लाख कोटि कोटि, लाख लाख मतलब लाखों, करोड़ों हाथों के स्पर्श। किसके हाथों का स्पर्श होता है? किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा, अर्थात गरिमा मतलब गौरव। कवि कहता है कि फसल को तैयार करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई मनुष्य अर्थात कई किसानों के हाथों का स्पर्श है। ऐसा नहीं कि किसी एक किसान के हाथों के स्पर्श से फसल तैयार हो जाता, नहीं, किसी भी फसल को तैयार करने के लिए कई किसानों के हाथों के गरिमा या हाथों का स्पर्श चाहिए होता है, जिससे और उन्हीं की मेहनत का फल होता है या उन्हीं के परिश्रम का फल होता है कि फसल जो है तैयार हो जाता है। फिर कहता है एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। कहते हैं कि मिट्टी का गुणधर्म अर्थात मिट्टी में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जिससे फसल तैयार होता है। तो यहाँ पे कहता है कि फसल को तैयार करने के लिए नदियों के पानी का तो जादू है, किसानों के हाथों का स्पर्श भी है, लेकिन जब तक मिट्टी में वो योग्यता नहीं होगी, वो गुणधर्म नहीं होगा कि फसल तैयार हो सके, तो आप कितना भी मेहनत कर लें, अगर आपके मिट्टी में उपजाऊपन नहीं होगा, तो वो फसल तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हजार-हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, अर्थात उसमें उपजाऊ शक्ति होती है। तब खेतों में जो है फसल तैयार होगी और फसल लहलहाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फसल को तैयार करने के लिए कई नदियों के पानी का जादू भी चाहिए। फिर यहाँ पे कहा गया है कि किसानों के हाथों का स्पर्श भी चाहिए और मिट्टी का गुणधर्म भी, मतलब भूरी, काली, संदली, तरह-तरह की मिट्टी भी होती है, जिससे अलग-अलग मिट्टी में अलग-अलग फसल तैयार होती है। तो कहा गया है कि किसी भी कार्य को करने में आपने भी देखा होगा किसी एक का योगदान नहीं रहता। जैसे किसी काम को पूरा करने में कई लोगों का सहयोग होता है, इसी तरह फसल को तैयार करने के लिए भी जल, किसानों का स्पर्श और मिट्टी का योगदान होना चाहिए। आगे नेक्स्ट में क्या कहा गया है? फसल क्या है? क्या कहा गया है? फसल क्या है? मतलब फसल है क्या? कवि कहता है कि फसल है क्या? फसल का पैदावार करने में बताया गया है कि फसल है क्या? फसल को पैदा करने के लिए मनुष्य और प्रकृति दोनों का सहयोग होना चाहिए और इसी के सहयोग से क्या तैयार होता है? फसल तैयार होती है। तो कवि कहता है कि अब किसी भी फसल को अपने अस्तित्व में आने के लिए सबके सहयोग की जरूरत होती है। फिर ये कहा गया है फसल है क्या? फसल क्या है? और कुछ नहीं। कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है? कई नदियों के पानी का जादू है। पानी से सिंचाई किया जाता है, तब फसल तैयार होती है। वह हाथों के स्पर्श की गरिमा है। जब किसान कड़ी धूप में परिश्रम करता है, मेहनत करता है,
तब जाके वो फसल तैयार होती है। तो किसानों के हाथों का स्पर्श है, गरिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कहा गया ना अभी ऊपर वाले काव्य में कि मिट्टी में गुणधर्म होना चाहिए। किस कैसा मिट्टी होनी चाहिए? भूरी काली संदली। जब ये सारी मिट्टी मिलती है तब जाके उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। फिर कहते हैं रूपांतर है सूरज की किरणों का। कहते हैं कि चाहे प्रकृति में मिट्टी का गुणधर्म हो, जल हो या किसानों का मेहनत हो, लेकिन जब तक उस बीज पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उस भूमि में के भीतर जो बीज है वो अंकुरित नहीं होगा। जब सूर्य का प्रकाश उस बीज पर पड़ता है तो वो अंकुरित होकर जो है धरती के भीतर से बाहर निकलता है, और जो है जब बाहर निकलेगा तो वो एक फसल का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर मतलब सूरज की किरणों जो है अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, और वो जो है बीज जो है अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होकर जो है वो एक फसल में परिवर्तित हो जाता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और कहा गया है कि फसल के लिए प्रकाश ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हवा का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए कहा गया है कि साथ ही इसमें हवा का भी समान योगदान है। जब फसल लहलहाती है, जब फसल जो है खेतों में उग जाती है, फसल तैयार हो जाती है, तो उसके बाद जो है हवा चलने लगती है। हवा का भी उतना ही योगदान है जितना कि और सब चीज़ों का। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप नदी का, हाथों के स्पर्श का, मिट्टी के गुणधर्म का और सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण और लास्ट में हवा का थिरकन भी आप बताएँगे। तो कहते हैं इन सभी के सहयोग से ही फसल जो है खेतों में लहलहाती है। तो यहाँ पर फसल क्या है जब पूछा जाएगा तो इस पूरे फसल के में एक ही प्रश्न बनता है, फसल है क्या? या फसल कैसे तैयार होती है? या फसल में किसका योगदान है? कवि ने फसल में किसका वर्णन किया है? तो आप सबका उत्तर एक ही लिखेंगे कि किसी भी फसल को तैयार करने के लिए कई नदियों के पानी का जादू है, किसानों की मेहनत या परिश्रम की गरिमा या गौरव है, और मिट्टी का गुणधर्म है, और साथ ही साथ सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। ठीक है बेटा? तो आज जो है हमारे काव्य खंड का 5th चैप्टर भी खत्म हो गया है। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।